हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 1 में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रोडक्शन सिस्टम का जो मैंने थ्योरी पोर्शन डील किया आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वीडियो के नीचे मैं भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख लीजिएगा। और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस यूनिट से आपको आएगा और कहीं नहीं, बस आप सिर्फ ये वीडियो देख लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, फिर आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूँ सारे यहीं से आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डील करने वाले हूँ ये आपके जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे होंगे, ठीक है। आपके RS खुरमी हैं, उसमें जो क्वेश्चन इस टॉपिक से जितने भी सारे हैं वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। और मैंने इंटरनेट का भी हेल्प लिया है कि जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन जो मिले हैं मैंने वहाँ से भी सारे क्वेश्चन का कलेक्शन किया हूँ। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है। क्या है? ऑल इन वन सॉल्यूशन। तो आप सिर्फ ये वीडियो देख लो, आपको फिर इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है। तो इस टॉपिक मतलब जो क्वेश्चन डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होंगे जो मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने के लिए मतलब आए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट हमारी होने वाली है इस टॉपिक के डिस्कशन में, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी कॉस्ट के बारे में। तो एक कॉस्ट आता है आपका फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग याद रखना जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है ये होता है आपका प्राइम कॉस्ट, जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फिर यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या होता है, ये 3 एलिमेंट इसमें होते हैं। एक होता है आपका सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। फिर होता है आपका टोटल कॉस्ट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये 3 एलिमेंट मिलकर बना होता है ब्रेक इवन एनालिसिस में हम लोग करते हैं। और इसमें जो कॉस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट, वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और जब हम लोग को मार्केट में इसको सेल करेंगे ना तो क्या करेंगे भैया, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल में मार्केट में सेल करने से मुझे क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तभी तो कंपनी चलाओगे आप, तो उसको बोल देंगे सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। ये टोटल सेलिंग कॉस्ट है। अगर एक यूनिट का मान लो सेलिंग प्राइस स्मॉल s है और नंबर ऑफ़ यूनिट x है तो हम लोग यहाँ से x निकालते हैं f प्लस p अपॉन स्मॉल s माइनस v, ठीक है। और यहाँ पे जब ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है हमारा, जहाँ पे क्या होता है, ये आपका यहाँ पे कॉस्ट लाइन होता है, ये वॉल्यूम प्रोडक्शन होता है, ये फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये होता है आपका टोटल कॉस्ट, सॉरी ये होता है आपका सेलिंग कॉस्ट, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। इस पॉइंट पे जो होता है ना कि टोटल सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका क्या होता है, प्रॉफिट 0 होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट 0 कर दोगे तो यहाँ ये क्वांटिटी क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला गैप, इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। और ये ऊपर वाला जो होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। मतलब अगर आप इस वाले में लाई करोगे तो भैया आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे और हमेशा आप इस पॉइंट के ऊपर ही जाना चाहोगे। और इस एंगल को बोलते हैं थीटा, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन आपका क्या है, असर्शन है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव मोर देन 1 ब्रेक इवन पॉइंट इन अ ब्रेक इवन चार्ट, ठीक है। तो क्या मतलब ब्रेक इवन चार्ट जो होता है, जो हम लोग चार्ट बनाते हैं, कैसे मोर देन 1 ब्रेक इवन पॉइंट पॉसिबल होता है? आप लोग जब देखोगे ना कि जब आपके बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड वगैरह अवेलेबल होता है, ठीक है, तो वहाँ पर देखना कि आपका जो ग्राफ जब बनाओगे ना आप, तो वहाँ आपको मिलेगा कि मोर देन 1 मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से भी आपको वहाँ पे ज़्यादा पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये
फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। बी क्या बोलता है, ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्टली वेरिएबल विद प्रोडक्शन, मतलब जैसे आपकी प्रोडक्शन मतलब नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाओगे तो भैया आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। तो दोनों ही टर्म सही है, लेकिन मतलब जो आपका रीज़न आर है वो ए को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर है ना, ये आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि जो बोथ ए एंड आर जो है ना वो क्या है, इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि दो अलग अलग मेथड है। ठीक है, एक में फिक्स्ड कॉस्ट 2000 है और वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज़ है, और दूसरे वाले में जो है ना आपका फिक्स्ड कॉस्ट 1500 है और वेरिएबल कॉस्ट 30 है। तो बोल रहा है कि ब्रेक इवन क्वांटिटी बताइए। तो मुझे पता है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पर क्या होता है, टोटल कॉस्ट भैया दोनों का सेम होना चाहिए। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो दोनों का इक्वल कर देते हैं। तो फर्स्ट का आ जाएगा आपका 2000 प्लस अब किसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, स्मॉल v 20 इंटू एक्स, और फिर वो हो गया आपका 1500 प्लस स्मॉल v यहाँ पे 30 है। ठीक है, 30 इंटू एक्स, यहाँ से आप जब x को कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपका 550 आने वाला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फिक्स्ड कॉस्ट इसका कितना दिया पर मंथ का 5000, वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट दिया हुआ आपका 20 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस दिया हुआ 30। तो बोला कि ब्रेक इवन प्रोडक्शन पर मंथ, मतलब प्रोडक्शन मतलब क्वांटिटी बताओ। तो हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट की जो आपकी क्वांटिटी होती है वो क्या होता है, कैपिटल एफ अपॉन एस माइनस वी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफ कितना हो गया 5000 और एस माइनस वी 30 माइनस 20 जो है आपका 10 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 500 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट द फिक्स्ड कॉस्ट दे कर रखा है 6000, वेरिएबल कॉस्ट है 10, और इफ़ द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है इतना, तो इसमें भी आपका वॉल्यूम प्रोडक्शन एक्स निकालना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया 6000। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया 12 माइनस 10 2 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 3000, आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप बोल रहा है कि प्रोसेस 1 है जिसमें 20 यूनिट का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब यूनिट मतलब रुपीज़ वगैरह, यहाँ पे मतलब यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, रुपीज़ डॉलर। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट देकर रखा है 20 फर्स्ट वाले प्रोसेस का, और उसका जो नंबर ऑफ यूनिट है मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो उसका है कितना 3 रुपीज़ मतलब 3 यूनिट है, और सेकेंड प्रोसेस में आपका 50 यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, और उसमें जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो 1 यूनिट है। तो बोल रहा है कि फॉर अ कंपनी प्रोड्यूसिंग 10 पीस पर डे, मतलब एक कंपनी जो नंबर ऑफ यूनिट कितना बना रहा है 10 बना रहा है, तो उसमें मुझे पता करना है कि प्रोसेस 1 को चूज़ करना चाहिए कि प्रोसेस 2 को चूज़ करना चाहिए। देखो इन दोनों ही कंडीशन में मुझे पता है कि टोटल कॉस्ट जो होता है वो होता है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। देखो तो जिस प्रोसेस चाहे 1 हो या 2 हो, दोनों में से टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लो, और जहाँ पर भी ये मिनिमम आएगा उस प्रोसेस को हम लोग चूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालने वाले हैं क्या टोटल कॉस्ट, तो कितना निकल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट इसका 20 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट इसका 3 यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट कितना हो गया, दोनों के लिए सेम है, नंबर ऑफ यूनिट हो गया पर 10, तो ये कितना हो गया 10 3 30 प्लस 20 इक्वल टू 50 हो गया। ये 50 क्या होगा, टोटल कॉस्ट मतलब 50 यूनिट हो गया आपका कॉस्ट। और सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका देखिए इसमें आपका कितना 50 यूनिट जो फिक्स्ड कॉस्ट है, और 1 यूनिट इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 1, और 10 यूनिट हमको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, 10 यूनिट मुझे प्रोड्यूस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60। तो टोटल कॉस्ट किसमें मिनिमम आ रहा है 1 वाले में, तो आप क्या करोगे 1 वाले को चूज़ कर लो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो स्लाइड है ना, इसमें आपके क्वेश्चंस पीछे वाले ही मतलब कॉपी हो गया, तो इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अ लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन ब्रेक इवन पॉइंट इज़ हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं होता भैया, ये बताता देखो यहाँ पे कि फिक्स्ड कॉस्ट इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे कॉस्ट होता है, यहाँ पे वॉल्यूम प्रोडक्शन क्वांटिटी एक्स होता है, और ये आपका हो जाता है क्या टोटल सेलिंग कॉस्ट, ये होता है आपका टोटल कॉस्ट हो जाता है। इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आप मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट से जितना ज़्यादा यूनिट बनाओगे आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा पार्ट आ रहा है,
तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मतलब अगर आपकी क्वांटिटी इसमें लाइक कर रही है तो भैया आप प्रॉफिट में रहोगे, और ये इस पॉइंट से अगर आप ऊपर रहोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ सेल में आ रहा है, ठीक है, कि मतलब भैया आपकी कंपनी क्या रहेगी, प्रॉफिट में रहेगी। तो बोल रहा है कि अ लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन ब्रेक इवन एनालिसिस इज हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन। सही बोल रहा है कि जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा भैया आप उतना प्रॉफिट में रहोगे, तो उसको डिसीजन लेने में बड़ा ईजी हो जाएगा। फिर बोलता है कि इफ़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तो सही हो गया ना असर्शन। रीज़न क्या बोल रहा है कि इफ़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ लार्ज इट वुड इंडिकेट दैट देयर विल बी प्रॉफिट इवन व्हेन देयर इज़ ए सीरियस ड्रॉप इन प्रोडक्शन। मतलब बोलता है कि अगर आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी लार्ज है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है ना कि आपकी जो प्रोडक्शन सिस्टम, मान लो क्वांटिटी कम भी प्रोड्यूस कर रहे हो तब क्या हो, प्रॉफिट में हो। मतलब भैया जो ए में जो आपका असर्शन हो रहा है ना वो सही सही बता रहा है, कौन उसका रीज़न बता रहा है, ठीक है। तो ए एंड आर बोथ ट्रू है, और आर क्या बोल रहा है, मतलब जो आपका आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसका, असर्शन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो 4 प्रोसेस होंगे, कितने प्रोसेस हैं, 4, और 4 प्रोसेस में उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करना है मुझे, सबके फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट देकर रखा होगा आपका 100। इसमें से भी बोलता है कि बताओ कि कौन सा प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन सिस्टम को चूज़ करना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि जहाँ पर भी टोटल कॉस्ट आपका मिनिमम आ जाए तो वहाँ पे क्या करो, उस प्रोसेस को चूज़ कर लो। तो आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं करना, सबका टोटल कॉस्ट निकालना, क्या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये एक्स सबके लिए कॉमन है कितना, 100 यूनिट। ऐप रखोगे वी रखोगे तो आप लोग देखना प्रोसेस 2 जो है ना उसके लिए यहाँ पर मेरा जो कॉस्ट होगा वो मिनिमम आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग चूज़ कर लेंगे, आंसर बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी जो होता है कैन बी मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट। मतलब प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, ये आपका होता है आउटपुट अपन इनपुट। तो मैंने आपको बताया था चाहे मशीन हो, चाहे मटेरियल हो, मनी हो, मतलब कैपिटल, सारे में आपके मतलब प्रोडक्टिविटी आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिया हो। रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज। मतलब जो भी हम लोग रॉ मटेरियल क्या होता है जिससे हम प्रोडक्ट को बनाते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब कैसे इंक्रीज़ कर सकता है। प्रॉपर चूज़ ऑफ डिज़ाइन, एक अच्छा डिज़ाइन मतलब होना चाहिए। रीयूज़ ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल को अगर मान लो कोई बर्बाद हो रहा है तो उसको हमें आप यूज़ करो। स्क्रैप कंट्रोल, मतलब ज़्यादा बर्बादी मत करो। ये तो सारे मतलब क्या रॉ मटेरियल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का तरीका है। तो आंसर डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। ये मेज़र कैन बी टेकन, मतलब ये आपका बोल रहा है कि किस टर्म्स में मतलब हम लोग कोई भी चीज़ मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज़ इन सेल्स प्राइस, ठीक है, इंक्रीज़ इन सेल प्राइस, इंक्रीज़ द आउटपुट, रिड्यूस द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका सारे मतलब आप जो ये सारे भी चीज़ होता है ना मेजर करने का तरीका होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखो आप क्या चाहोगे ना, किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो मशीन वगैरह में कॉस्ट लगता है ना वो कम से कम लगना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट मतलब भैया जो मैंने क्या बताया था, जितना नंबर ऑफ यूनिट आप बनाओगे तो आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो आप सोचोगे यार कि कम मतलब खर्च करके मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट अगर कंट्रोल रहेगा ना, कि देखो जो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हो आप, एफ प्लस पी अपॉन एस माइनस वी। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी जितना कम होगा ना भैया एक क्वांटिटी क्या होगी उतनी ज़्यादा बनेगी आपकी, ठीक है। तो ये सारे मेजर होते हैं किसी प्रोडक्शन सिस्टम का। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट ब्रेक इवेंट देयर इज़, हमें पता है कि ब्रेक इवेंट पॉइंट पे क्या होता है, ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। उस पॉइंट पे क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेलिंग कॉस्ट। तो आंसर यहाँ पे दिख रहा हूँ सी हो जाएगा। एट ब्रेक इवेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। तो आंसर इज ए। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट डिपेंड्स मेनली ऑन प्रॉफिट किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरी डिपेंड करेगा ही उस पर। देखो प्रॉफिट मतलब क्या होता है, मैं सेलिंग कॉस्ट मैंने क्या बताया, सेलिंग कॉस्ट जो हम लोग लिखते हैं ये क्या लिखते हो आप, देखो सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ मिल के ये तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट निकल के आने वाला है। प्रोडक्शन आउटपुट मतलब नंबर ऑफ यूनिट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, एस इंटू स्मॉल एस इंटू एक्स, तो उस पर भी डिपेंड करेगा ये। रिवेन्यू मतलब टोटल सेलिंग कॉस्ट जो होता है उस पर डिपेंड करता था। ये आंसर क्या जाएगा, डी इसका ऑल ऑफ द एबव। ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ, तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट में कौन कौन से चीज़ होते हैं। तो मैंने बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी होता है और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी होता है। क्योंकि आप लोग ग्राफ बनाते हो किस पे, एक्स पे बनाते हो और कॉस्ट पे बनाते हो। कॉस्ट यहाँ पे क्या होता है, टोटल सेलिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मिलकर होता है आपकी ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें एक चीज़ नहीं दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो दोनों को मतलब ले लेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस शो प्रॉफिट व्हेन। अब देखो ब्रेक इवन हमारा प्रॉफिट कब शो करता है, आप जो ग्राफ बनाते हो तो ये हो गया आपका टोटल सेलिंग कॉस्ट, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पर आपकी जो
कोई एक पॉइंट ये ले लो। तो मुझे पता है यार जब प्रॉफिट हो तभी होगा ना जब मेरा टोटल सेलिंग कॉस्ट रेवेन्यू कॉस्ट किससे ज़्यादा होना चाहिए, टोटल कॉस्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, मैंने अभी बताया था क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्या है, द डेटा फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स एज फॉलोज द सेल्स वॉल्यूम ऑफ ब्रेक इवन, मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको कि जो सेल हो रहा है कितना वॉल्यूम, मतलब क्या होता है क्वांटिटी एट ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो सबसे पहले जब भी कोई इस तरह का चीज़ आए ना तो फॉर्मूला दिमाग में रखो कि एक्स इज इक्वल टू होता है एफ अपन एस माइनस बी। अब यहाँ से डेटा देखो कि क्या क्या दिया हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे के रखा है स्मॉल एस दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये कैपिटल वी दे के रखा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन फॉर 600 यूनिट इज इतना। देखो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये होता है आपका कंट्रीब्यूशन जो होता है ये होता है टोटल सेलिंग कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल सेलिंग कॉस्ट यहाँ से देखो ये इसको क्या लिखोगे, स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी इंटू एक्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है ये आपका प्राइस जो दिया हुआ है 12,000। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हो यहाँ पर, यहाँ से आप लोग, और हमें पता देखो यहाँ से आप लोग मुझे कैपिटल भी दे के रखा हुआ ना, तो यहाँ से हम लोग एस निकाल लेते हैं सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ से मेरा सेलिंग कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है आपका, देखो तुम, तो सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस वी। तो सी कितना दे के रखा हुआ आपका, कंट्रीब्यूशन 12,000, ठीक है, कंट्रीब्यूशन दे के रखा हुआ 12,000। तो यहाँ से सेलिंग निकल जाएगा आपका 12,000 प्लस 60,000, तो ये 72,000 हो गया। और हमें पता है कि ये कैपिटल एस है, यहाँ से स्मॉल एक्स कितना निकल के जाएगा, मतलब सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना दे के रखा हुआ यहाँ पर आपका 8 रुपीज़ दे के रखा हुआ है, ठीक है। और चलो वेरिएबल कॉस्ट भी आपका कितना दे के रखा हुआ है, तो जब आपका सेल्स वॉल्यूम फॉर ब्रेक इवन इज है, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट आप रख दो यहाँ पे 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेल्स प्राइस जो पर यूनिट है वो कितना आपका 8 रुपीज़ है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए भैया स्मॉल वी, तो मुझे पता है यहाँ पे जो कैपिटल वी इंटू एक्स, कैपिटल वी इंटू एक्स जो दे के रखा हुआ है वो दे के रखा हुआ कितना 60,000, कितना दे के रखा हुआ 60,000, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि जो कंट्रीब्यूशन जो यूनिट दिया हुआ 600 यूनिट के लिए कितना दे के रखा हुआ 12,000, ये आपका कैपिटल एस माइनस वी दे के रखा हुआ, ठीक है। तो एस माइनस वी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे आप 12,000 लिखोगे 12,000। और हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, स्मॉल एस माइनस वी चाहिए, तो मतलब नंबर यूनिट कितने यहाँ पे 6,000 है। तो यहाँ पे जब आप स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी निकालोगे तो भैया 12,000 का डिवाइड कर दो कितने से 60,000 से, ठीक है, सॉरी 6,000 से। तो 6,000 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका 2 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नीचे में टर्म आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे टोटल एस माइनस बी 2 हो जाएगा। ऊपर में कितना 20,000, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 10,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये क्या ना ओपन अप प्रोडक्टिविटी था, तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आउटपुट अपन इनपुट होता है। अब बोलता है द रिसोर्सेज यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन आर, मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं। आप सिर्फ 4M याद रखो यार, ठीक है। 4M क्या होता है, M फॉर मटेरियल, ठीक है, मटेरियल हो गया आपका, मनी हो गया, मशीन हो गया, ठीक है, मटेरियल मनी मशीन और क्या हो गया मैन पावर। ये चारों रिसोर्सेस आप चाहोगे कि भैया मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो किसी भी सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल मशीन और मैन पावर दिख रहा था, आंसर क्या हो गया आपका ए हो गया। प्रोडक्शन एक्सेप्ट, मतलब प्रोडक्शन में मतलब कौन सा चीज़ फेवरेबल है, मतलब एक चीज़ को छोड़ के। इंक्रीज इन प्रोडक्शन आउटपुट आप हमेशा चाहोगे। रिडक्शन इन नंबर ऑफ रिजेक्शन, आप चाहोगे कि भैया मतलब कम चीज़ मेरा बर्बाद हो, रिजेक्शन कम हो प्रोडक्ट बनने के बाद। मेंटेनिंग मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मैंने आपको बताया था यार इन्वेंट्री लेवल आप क्या करोगे सबसे कम से कम रखो, क्योंकि इन्वेंट्री को भैया मतलब होल्ड करके रखने में क्या होता है आपको सब पैसे लगते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप अपने पास रखते हो फ्यूचर में उसको यूज़ करते हो। सिंपल से अगर आप मान लो मार्केट से कोई नोटबुक लेके भी लाते हो ना और बाद में फ्यूचर में यूज़ करते हो तो वो भी आपके लिए क्या हो गया, एक इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। द फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड इन केस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस एक्सेप्ट, मतलब कौन सा, मतलब यहाँ पर जो एजम्पशंस है वो ब्रेक इवन एनालिसिस में मतलब सब कुछ वैल्यू है, मतलब एक वो मतलब हम लोग नहीं मानते वहाँ पे। द ऑल फिक्स्ड कॉस्ट आर फिक्स्ड, हमें पता भैया कि ब्रेक इवन एनालिसिस में ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना ये फिक्स होता है, दिख रहा, ये वॉल्यूम प्रोडक्शन एक्स है, ये कॉस्ट है। तो वॉल्यूम प्रोडक्शन कितना आप बढ़ा लो कॉस्ट कितना फिक्स ही है।
ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स। यार ये तो मतलब पता नहीं क्या दे दिया है। आप समझो वेरिएबल कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ यूनिट आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, और आपकी जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट वो बढ़े ही ना, ये से हो सकता है? अरे कभी नहीं होगा ना। तो भैया ये आंसर मेरा हो गया बी, ठीक है, ये गलत बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। द ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट इंटरसेक्शन ऑफ, कहाँ पे होता है इंटरसेक्शन, किसका किसका होता है? इंटरसेक्शन होता है आपका टोटल कॉस्ट मतलब और टोटल सेलिंग कॉस्ट या तो रिवेन्यू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट लाइन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि इस पॉइंट से जब आप आगे जाते हैं ना तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी शो करता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, और ये शो करता है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग का, ठीक है। तो मतलब आप समझो अगर मान लो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है एक्स है, और उसको ब्रेक इवन क्वांटिटी से मतलब माइनस कर दो, मतलब क्वांटिटी एक्स आपने प्रोड्यूस किया टोटल और माइनस कर दो एक्स ब्रेक इवन क्वांटिटी पे, ये आपका क्या करेगा? नंबर ऑफ यूनिट आपका मतलब अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे हो। सेलिंग वाला में भी उसी तरह हो जाएगा कि भैया एक्स यूनिट को सेल करने में कितना हमको यहाँ पे टोटल लग रहा है, और भैया ब्रेक इवन पॉइंट में सेल करने से मुझे कितना मिलेगा। ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि एक्स मेरा एक्चुअल क्वांटिटी है, ब्रेक इवन क्वांटिटी तो थ्योरेटिकल क्वांटिटी है ना मेरा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल वर्क कंटेंट, टोटल वर्क कंटेंट क्या होता है आपका? बेसिक वर्क कंटेंट प्लस एक्सेस टाइम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस? देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट वेरी विथ टोटल प्रोडक्शन। भैया अभी हम लोगों ने देखा था कि ये फिक्स्ड कॉस्ट वेरी नहीं करता है। टोटल कॉस्ट वेरीज विथ द टोटल प्रोडक्शन, मतलब टोटल कॉस्ट में देखो फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गया और वेरिएबल कॉस्ट भी हो गया। तो भैया वेरिएबल कॉस्ट आ गया मतलब एक्स वेरी करेगा तो टोटल कॉस्ट भी तो वेरी करेगा, ये भी सही बोल रहा है। वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन टोटल प्रोडक्शन, मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो होता है मतलब कैपिटल भी जो होता है वो टोटल प्रोडक्शन स्मॉल वी इंटू एक्स होता है, तो एक्स पे डिपेंड करता है। तो बचा भैया मेरा डी, तो डी पढ़ लो आपको, ये आंसर है उसका। फिर है क्या? प्रोडक्टिविटी इज द ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। देखो ये मेजरमेंट भी करता है किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम की, मतलब अब भैया आपकी कंपनी मतलब जो है प्रॉफिट में है या नहीं है। ये एक तरह से एफिशिएंसी भी शो करता है। किसकी एफिशिएंसी शो करेगा? वर्कर्स की होगा, मशीन्स का होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर सी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? ये होता है 1 प्लस प्रॉफिट अपन कॉस्ट, इसका आंसर हो गया ए। फिर क्या है यहाँ पे कि आपकी जो यूनिट होती है ना, हम लोग जो टोटल कॉस्ट वाले में जो यूनिट निकालते हैं, कौन सा वाला? जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? स्मॉल एक्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट, तो ये निकल के आता है आपका एफ प्लस पी अपॉन एस माइनस वी। तो वही है एस माइनस वी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, मतलब नंबर एक यूनिट में जो कितना मार्जिन दे रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैंने अभी बता दिया क्या होता है? टोटल सेलिंग कॉस्ट कैपिटल एस माइनस कैपिटल वी वेरिएबल कॉस्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स क्या शो करता है, ये आपका क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये नंबर ऑफ यूनिट पूछ रहा होगा आपको यहाँ पे। अगला न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पे कि किसी इंडस्ट्री में जो आपकी सेलिंग जो एक यूनिट को सेल करने में कितना मिल रहा है आपको? 10, मतलब स्मॉल एस दे के रखा हुआ है। फिर बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 एफ दे के रखा हुआ है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब स्मॉल वी दे के रखा हुआ है। तो पूछ दिया भैया हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस टू ब्रेक इवन, मतलब भैया एक्स ब्रेक इवन पॉइंट पे क्वांटिटी बताओ। तो अभी हमको पता है ये होता फिक्स्ड कॉस्ट मतलब 40,000 अपॉन एस माइनस वी, तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, तो ये आंसर हो जाएगा 10,000, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ द एंगल एट विच, मैंने बताया था ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ये हो गया आपका टोटल सेलिंग कॉस्ट, ये हो गया टोटल कॉस्ट। द एंगल बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेलिंग कॉस्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द कंपनी विल बी इन प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर? टोटल रिवेन्यू लाइन इंटरसेक्ट द टोटल कॉस्ट लाइन, दिख रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गया आपका। फिर देखते हैं, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर आपके क्वेश्चन जो RS स्कोरिंग वाले वो भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि इस टॉपिक से कुछ ना छूटे आपका। बोलता है कि इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, मैंने क्या बताया था? क्या होता है? ये फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो खोजो कहाँ पर है, आंसर क्या होगा? सी। अ कंपनी स्पेंड्स मतलब खर्च करता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑन पब्लिसिटी टू प्रमोट सेल्स, द एक्सपेंडिचर इन ब्रेक इवन चार्ट इज शोन बिलो दी। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है?
बोल रहा है कि जो कंपनी होती है ना वो क्या करती है, कुछ अमाउंट खर्च करती है किसमें, पब्लिसिटी टू प्रमोट सेल्स। सेल को देखो यार, सेल को मान लो अगर आप कोई मान लो प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अगर कोई नया है, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे, उसको प्रमोट करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। दिस एक्सपेंडिचर इन ब्रेक इवन चार्ट इज शोन बिलो द, मतलब जो आप लोग ब्रेक इवन चार्ट बनाते हैं उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, देखो कहाँ पे शो करना चाहिए। तो देखो यार, ये हो गया मेरा क्या, टोटल कॉस्ट हो गया, ये क्या हो गया, टोटल सेलिंग कॉस्ट। मुझे पता है इस पॉइंट से अगर नीचे आओगे तो क्या होगा, आप लॉस में रहोगे ना, और इससे अगर आप ऊपर जाओगे तो प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो जो मेरा आपका शो कर रहा है किसमें, पब्लिसिटी वगैरह करने के लिए, टू प्रमोट सेल्स, तो यार आप हमेशा क्या चाहोगे कि भैया क्या करो, प्रॉफिट में रहो, समझ रहे हो। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा डी, सेल्स रेवेन्यू लाइन, ठीक है। फिर एट द ब्रेक इवन पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है ये, टोटल कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, गलत है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू, ये सही आंसर सी हो जाएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड वॉल्यूम, वेरी गुड। देखो यहाँ पे कॉस्ट होता है, ये वॉल्यूम होता है। कौन कौन से कॉस्ट होंगे, टोटल कॉस्ट और टोटल सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, ए हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए, ये क्या होता है भैया, ये होता है आपका शॉर्ट टर्म एनालिसिस। मैंने बताया था कि ब्रेक इवन एनालिसिस एक टूल होता है किसी भी प्रोडक्शन मैनेजर के पास, जिससे वो एक रफ आइडिया बनाता है भैया कि हाँ अगर इतना नंबर ऑफ यूनिट अगर मैं बना रहा हूँ तो मेरी कंपनी रहेगी प्रॉफिट में। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को बना रहे हो तो एक आइडिया तो यार होना चाहिए ना कि कितना नंबर ऑफ यूनिट हम उसको बनाएं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। फिर आपका है प्रोडक्शन कॉस्ट रिफर्स टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। ये फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, अरे भैया अभी मैंने बताया था आपका ये क्या होता, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन एस माइनस भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भैया आंसर आप लोग खुद से दोगे, ठीक है, कि ये आंसर इसका क्या होने वाला, क्वेश्चन नंबर 41 का। आप लोग अरेंज करना जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है, और आप लोग इसको भैया कमेंट करके देना, ताकि मेरे को भी समझ में आया कि मैं जो डिस्कस किया हो ना वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। कमेंट करना इसको मेरे को, क्वेश्चन नंबर 41 याद रखना आप लोग, नहीं तो मैं बता दूंगा फिर कमेंट करके आपको। अब क्या यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, बस यहाँ पे निकालना क्या, द ब्रेक इवन प्रोडक्शन पर मंथ, भैया एक्स निकालना, कुछ नहीं करना। देखो फिक्स कॉस्ट कितना देकर रखा हुआ है, 5000 अपॉन 30 माइनस 20 कितना होगा, 10, मतलब 500, आंसर सी। यहाँ पर भी क्या बोला है कि द सेकंड मेथड हैज़ फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब दो अलग अलग मेथड देकर रखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालने के लिए बोल रहा है। मैंने अभी बताया था कि जब इस तरह का केस आया ना, ब्रेक इवन क्वांटिटी पर टोटल कॉस्ट होता है, दोनों का सेम हो जाएगा दोनों मेथड के लिए, वहाँ से निकाल लो आप लोग। तो फर्स्ट के लिए क्या 20,000, तो फर्स्ट के लिए जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है भैया वो हो गया कितना 20,000 प्लस, इसमें देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना 20 रुपीज़ है, इंटू एक्स हो गया। सेकंड वाले के लिए 1500 प्लस 30 इंटू एक्स, यहाँ से निकालो एक्स, ये आपका क्या शो करेगा, ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो कितना निकल के आएगा 500, मतलब 50 निकल का आंसर हो गया बी। तो ये अभी हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया क्या, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं किसमें, प्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक है। और बस अभी मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको समझ लो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, मतलब गारंटी है भैया आप उसको सॉल्व करके ले जाओगे, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है समझो, मैंने बता दिया जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है ना, प्रोडक्शन सिस्टम होता है दो तरह के, कौन कौन से होते हैं भैया, एक होता है आपका इंटरमिटेंट मतलब जहाँ पे भैया प्रोडक्शन आपकी रुक रुक के चलती है, और एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, जहाँ पे भैया प्रोडक्शन कंटिन्यू चल रहा होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो होती है ना कस्टमर भैया यहाँ पे ऑर्डर दे के बनाते हैं, मतलब मंझा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है इंटरमीडिएट में, मतलब, और यहाँ पे कंटिन्यूअस में कस्टमर ऑर्डर नहीं देता। ये दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक हो गया जॉब प्रोडक्शन सिस्टम, और एक हो गया आपका बैच प्रोडक्शन सिस्टम। और कंटिन्यूअस में होता है आपका मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम, इसी को बोलते हैं लाइन प्रोडक्शन सिस्टम भी इसी को बोला जाता है, और होता है प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। अब देखो जो जॉब फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम होता है, यहाँ पे कोई कस्टमर हमको ऑर्डर देता है, ठीक है, और हम एक सिंगल फी यूनिट या तो सिंगल यूनिट बनाते हैं, मतलब जैसे लग्जरी कार वगैरह हो गया, या कंप्यूटर की असेंबली वगैरह हो गया, ठीक है, या कोई स्पेशल मशीन टूल्स वगैरह हो गया। तो भैया यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई कस्टमर जब हमको ऑर्डर देता है, ठीक है। बैच प्रोडक्शन में जो होता है ना, इसमें भी कस्टमर ऑर्डर देगा, लेकिन जो क्वान्टिटी हम लोग बनाएंगे वो एक बैचेज में बनाएंगे। जैसे कि मान लो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो दवाई वगैरह बनाती है, केमिकल प्लांट हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर जो वगैरह
वगैरह बनाते हो, हैवी व्हीकल्स हो गया, मतलब एक बार हम लोग बनाएं फिर प्रोडक्शन रुक जाएगा, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम में, तो मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम भी जो अपना होता है ना, ये भैया यहाँ पे कस्टमर के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में भैया उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। डेटॉल वाली जो प्रोडक्ट है, या तो जो भैया सैमसंग वाली जो मोबाइल है, वो ये नहीं देखेगा भैया कि कितना बनाना है, उसको पता है कि भैया मार्केट में इसकी डिमांड रहती है, तो भैया जिस इसका डिमांड है भैया वो तो अपने आप प्रोडक्ट को बनाएगा ही ज़्यादा, ठीक है। उसको सोचना नहीं है ज़्यादा उसमें कि भैया कितना बनाए, सोचना तो उसको पड़ेगा ना भैया कि जिसकी भैया मतलब मार्केट नया नया हो, ठीक है, और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आदमी को सोचना पड़ता हो, समझ रहे हो। अब मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं और स्टॉक करके रख लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होगा ना, एक से अधिक प्रोडक्ट को बना सकते हो। जैसे कि मान लो कि प्लास्टिक वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बना कर आप स्टॉक करके रख सकते हो, या तो मान के चलो आप पेन वगैरह जैसे बनाते हो आप, ठीक है, कलम वगैरह जैसे बनेगा, वो सारे जो प्रोडक्ट होंगे उसको वो बंदा क्या करेगा, बना के होल्ड करके फिर रख लेगा। या तो फिर जो मेटल स्क्रू वगैरह होता है, मतलब यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट को बनाता है और भैया वेयर हाउस मतलब गोदाम में जाके उसको क्या करता है, होल्ड करके रख लेता है। एंड व्हेन द डिमांड विल इंक्रीज इन मार्केट, तब ये सप्लाई करता है। और प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम में वही होता है, यहाँ पर भी स्टॉक अमाउंट में बनाते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है ना, ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बनाएगा। जैसे कि अगर सीमेंट इंडस्ट्री, तो भैया सीमेंट बनाएगा लार्ज क्वांटिटी में और होल्ड करके रखेगा। स्टील इंडस्ट्री, स्टील बनाएगा लार्ज क्वांटिटी में और होल्ड करके रख लेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस आप इतना कर लो, वीडियो देख लो, काफ़ी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर दें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, तो योर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और कोई डाउट अगर है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।